नमस्कार, मनी गुरु में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पैसा कमाने के लिए निवेश जरूरी है और निवेश के लिए सेविंग्स, लेकिन यही सेविंग यानी कि पैसा बचाना अब लोगों के लिए बड़ा टास्क होता जा रहा है। आपका बैंक बैलेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह मनी मैनेजमेंट करते हैं। अगर फिजूल खर्ची की अपनी आदत आप नहीं बदल पा रहे हैं और चाहकर भी सेविंग के अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के शो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे पैसा बचाने के स्मार्ट तरीके। और इसे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। और पूनम जी, जैसा कि सेविंग्स को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं, व्यूअर्स को हम बताने वाले हैं कि किस तरह से उनका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूंगी कि दिक्कत सेविंग्स में आखिर क्यों आती है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें आजकल स्मार्टफोन खरीदना भी जरूरी है, शॉपिंग करना भी जरूरी है, घूमने जाना भी जरूरी है। आपकी नजर में वो कौन सी अहम बातें हैं जिनकी वजह से सेविंग लोग नहीं कर पाते हैं? देखिए, जैसे कि आपने अभी भी मेंशन किया कि लोगों को स्मार्टफोन खरीदना भी ज़रूरी है, हॉलीडे पे जाना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं या जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो अब लग्जरी में नहीं आती हैं, वो एक ज़िंदगी की ज़रूरत में आती है। तो आपको उन्हें करना बिल्कुल ज़रूरी है। और इसके लिए अगर आपने प्लानिंग पहले से नहीं करी तो आपकी सेविंग्स में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो अगर हमें प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी है, यानी कि जो गोल्स हमें पता है कि हमारी लाइफ में आने ही वाले हैं और उनका टाइम अभी दूर है, यानी आने में समय है उन्हें, तो उसकी प्लानिंग अगर पहले से गोल बेस्ड प्लानिंग करी तो बहुत आसानी से आप सेविंग भी कर सकते हैं और आपके गोल को आप अच्छे से पूरा भी कर सकते हैं, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेविंग्स कितनी करनी है ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो हमें उल्टा चलना होगा कि सेविंग कितनी करनी है, उसके लिए हमें कितने गोल्स हैं हमारे, कौन से गोल की कितनी रकम हमें अलग रखनी है और उस रकम को प्राप्त करने के लिए हमें कितना मंथली सेविंग अभी से करनी है। इस तरीके की साइंटिफिकली कॉन्शियसली प्रॉपर प्लानिंग अगर की जाए तो सेविंग करने में कभी दिक्कत नहीं आती है। तो जिसे हम स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है शालिनी, इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस कि आपने आज सोचा और कल आपकी प्लानिंग पूरी हो गई। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे आपको करनी होती है। तो उसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने सारे गोल्स नक्की करें, फिर उस गोल्स के पीछे टाइम होराइजन नक्की करें, फिर उसकी रकम नक्की करें जो कि इन्फ्लेशन से एडजस्टेड हो, यानी महंगाई भत्ते के साथ आप उसको नक्की करें। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और आप सोचते हैं कि उसकी हायर स्टडीज़ के लिए आपको 25 लाख रुपए चाहिएंगे, तो वो 25 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी वो जान के ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग अभी शुरू करनी चाहिए। तो उल्टी प्लानिंग करके अगर आप अभी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपने सेविंग्स शुरू की, निवेश शुरू किया, तो शायद उस वक्त वो रकम कम पड़ सकती है। और जैसा पूनम जी आपने तमाम दुश्मन मैं कहूंगी बताए हैं सेविंग्स के, कि वो कौन कौन से दुश्मन है जो अगर आपकी लाइफ में या आपकी आदतों में शुमार है तो आप सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। मंत्र अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, वो बातें जानना चाहूँ, 8 मंत्र की मैं बात करूँ, 8 चीजों की मैं बात करूँ, तो आप वो टिप्स बताएं। 8 टिप्स मैं जानना चाहूंगी आपसे जिससे कोई भी इंसान सेविंग बढ़ा सकता है अपनी। देखिए, सबसे पहले तो हर एक को बजटिंग करनी होगी कि उन्हें कितने पैसे हैं जिससे कि आप उसमें खर्च भी करें और बचत भी करें। पहला स्टेप होता है बजटिंग का। बजटिंग इनफैक्ट सेकेंड स्टेप है। पहला है जानना कि हमें कितने हमारे गोल्स के लिए कितने पैसे बचाने हैं। उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं उसमें आप बजटिंग करें कि हम इतने पैसे में इफ़ेक्टिवली कैसे अपने डे टू डे लाइफ में अच्छी तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि सेविंग्स का मतलब ये कभी नहीं होगा कि आप अपनी रोज़मर्रा में अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके फ्यूचर के लिए सेव करें। प्रेजेंट भी अच्छी तरह होना चाहिए, फ्यूचर भी आपका सेफगार्ड हो, उसी को हम बजटिंग कहते हैं। और सबसे पहले आपको जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से आप सेविंग्स को अलग कर दें और फिर जो बचे हुए पैसे उसे स्पेंड करें। अमूमन क्या होता है कि हमारी जो कमाई होती है मंथली उसमें से हम पहले खर्चा निकाल देते हैं, फिर बचे हुए पैसे से हम बचत करते हैं और उसे सेव करते हैं, जो गलत है। आपको पहले सेविंग्स अलग करनी है और उसके बाद आपको बचत शुरुआत करनी है।
तो ये एक अहम एक रूल है जो एक निवेशक को फॉलो करना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से आपकी सेविंग अपनी सेविंग कर सके और फिर उसको स्मार्ट सेविंग में बदल सके, अपने हर गोल के मुताबिक उसको प्रायोरिटाइज करे सबसे पहले अपने खर्चों को कि कौन सा खर्चा ज़रूरी है, कौन सा वो पोस्टपोन किया जा सकता है। प्रायोरिटाइज करने से आपको एक एक खर्चे के अहमियत के बारे में भी पता चलता है और आपका एक साथ खर्च भी नहीं होता। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा खर्च फैमिली के लिए पहले है या बाद है। इस तरीके से भी अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके बाद जो भी पैसे आप बचा रहे हैं उसको गोल्स के हिसाब से स्मार्ट सेविंग करनी चाहिए। सारा पैसा इक्विटी में डालना भी ठीक नहीं है, सारा पैसा डेट में डालना भी ठीक नहीं है, तो वो भी एक साइंटिफिक प्लानिंग होनी चाहिए उसकी। जब आप सेविंग को स्मार्ट सेविंग करते हैं तभी आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न पा सकते हैं। बिल्कुल, तो सिर्फ सेविंग करना ज़रूरी नहीं है, निवेश के भी स्मार्ट टिप्स आपको दे रही हैं पूनम। और हमने आपको वो 8 तरीके भी बताए जिससे आप पैसे को अपने बचा सकते हैं। कैसे इमरजेंसी फंड आपको बनाना है, सही जगह पर कैसे आप निवेश करें, इन तमाम पहलुओं के ऊपर पूनम जी अब एक एक करके मैं डिटेल में भी आपसे समझना चाहूँगी। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे खर्चों को ट्रैक करने के ऊपर। आजकल बड़े स्मार्ट ऐप भी बन गए हैं पूनम, जिसे हम अगर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें तो उसके बाद हम डिटेल उसमें डाल सकते हैं, फीड कर सकते हैं कि हर रोज मैंने कितना खर्च किया। बजट भी हम उसके जरिए बना सकते हैं। इन ऐप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसके अलावा जो हर रोज खर्च हम कर रहे हैं उसे ट्रैक किस तरह से करें? कहीं नोट डाउन करना चाहिए जिससे हमें हर रोज पता चल सके कि या जेब से कितना पैसा निकल रहा है? हाँ, जैसे आपने सही कहा कि हर रोज़ के खर्चे हमें ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ऐप्स आ गए हैं ट्रैक करने के लिए, वहीं ऐप्स खर्चे के लिए भी बहुत सारे आ गए हैं। हम बहुत सारा खर्चा ऐप के थ्रू और ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसे ही इम्पल्सिवली कर देते हैं, तो वो ऐप्स पे जो भी रोक तो हम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पल्सिव होता है, सब कुछ आपके मोबाइल में उपलब्ध है। तो इसलिए ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐप्स के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जो पुराने लोग थे वो लिखा करते थे नोटबुक में कि क्या क्या उन्होंने रोज़ के खर्चे किए, तो आजकल के चेंजिंग टाइम के हिसाब से आप ऐप्स डाउनलोड करें और अपने रोज़मर्रा खर्चे को नोट डाउन करें, ताकि एंड ऑफ द मंथ आपको पता चले कि किस चीज़ में आपके कितने पैसे खर्च हुए। फॉर एग्जांपल, हर रोज़ आपके ट्रैवलिंग में पैसे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप उसे कंट्रोल करके आप कार पूलिंग कर सकते हैं, यानी आप उसके विकल्प ढूंढ सकते हैं कि ये खर्चा हम कैसे कम करें। ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है सेविंग का। जैसे ग्रोसरी शॉपिंग आपने कितनी करी, तो आप अगर उसे होलसेल में करते या आप किसी सेल पीरियड में करते, तो अगर आप ट्रैक करेंगे हर रोज़, तब आपको उसका सही अंदाज़ा आएगा कि आपने कहाँ करे। वरना रैंडम चीज़ों में छोटे पेटी कैश जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे खर्चे चल के एंड ऑफ द मंथ वो इतने बड़े हो जाते हैं कि आपकी पूरी बजट गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, नीड्स बढ़ती जा रही है और चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब में एक अपना कंट्रोल रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है ट्रैक करना कि आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, और पुराना जो तरीका है वो भी आप अपना ही सकते हैं। आप चाहे तो अपने पर्स में हमेशा डायरी और पेन रख सकते हैं, जिसमें आप हर रोज नोट कर पाएंगे कि आपने कहाँ कितना खर्च किया। इसके अलावा पूनम, प्राथमिकता के आधार पर भी क्या खर्च करना जरूरी है? क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि पहले से ही सैलरी आने के पहले ही लोग दिमाग बना करके रखते हैं कि मुझे फला जगह जाना है, ये सामान खरीदना है, यहाँ शॉपिंग करनी है, और उसके बाद मंथ एंड में पता चलता है कि जो जरूरी चीजें थी उसके लिए तो पैसे ही नहीं बचे हमारे पास। तो प्राथमिकता के आधार पर खर्च करना कहां तक समझदारी होगी? देखिए, ये सभी चीज़ एक प्लानिंग के तहत आती है। आप हर चीज़ को प्लान करें प्रॉपर्ली। आपके जो भी आगे आने वाले खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल आपको किचन के लिए कोई एक आइटम खरीदना है, या आपको आपके बच्चे के लिए कोई स्कूल शूज़ खरीदने हैं, या आपका मोबाइल आपको खरीदना है, या आपको किसी हॉलीडे पे जाना है, ये आगे के 6 महीने के या 1 साल के आपके खर्चे हैं, तो उसे प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसे हर महीने में डिवाइड करें, ना कि उसे एक ही महीने में एक साथ किसी EMI वगैरह लेके या लोन लेके आप उसे पूरा करें। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और जो गोल्स आपके 1 साल दूर हैं, उसमें छोटा छोटा पैसा हर महीने आप जमा करके उसके लिए अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो प्रायोरिटाइज करना एक प्लानिंग का बहुत ही अहम हिस्सा है। आपके जो भी गोल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं उसके लिए आप पहले सोचें,
और जो धीरे धीरे पीछे पूरे किए जा सकते हैं, तो आप कोशिश, मेरा मतलब है ये होनी चाहिए कि आप डेट फ्री रहें हमेशा। और डेट फ्री तभी रहा जा सकता है जब आप प्लानिंग करके अपने बजट को नक्की करें कि कहाँ कैसे खर्च करना है। डेप्थ की आपने बात की यहाँ पर पूनम, और अक्सर ये देखा गया है कि लोन का जो बोझ है वो आम आदमी के ऊपर अब बढ़ता चला जा रहा है। होम लोन सबसे पहले लोग ले लेते हैं, उसके बाद कार लोन लेना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि गाड़ी भी एक अब जीवन का ऐसा हिस्सा हो गया है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्रेडिट कार्ड हर पर्स में आपको मिल जाएगा, वो भी एक तरह से लोन ही है, क्योंकि आप अपने बजट से बाहर जाकर के शॉपिंग कर लेते हैं, आपको लगता है अगले महीने में चुका दूंगा, तो ये भी आपके ऊपर एक अब एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। और इसके बाद अगर आपने पर्सनल लोन ले लिया, कुछ और आपकी ख्वाहिशें हैं उनके लिए आपने लोन ले लिया, तो ये जो लोन का चक्कर है जिसमें ज्यादातर पैसे आपके महीने के चले जाते हैं और सेविंग्स आपकी धरी की धरी रह जाती है, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? और एक बार में कितना लोन लेना आप लोग ज्यादातर एडवाइस करते हैं? देखिए, लोन हमारी जो भी मंथली इनकम है उसका 40% आपका ईएमआई में जाए, सिर्फ उतना लोन अगर आप लेंगे तो आप उसको निभा भी सकते हैं और लोन में डिफ़ॉल्ट नहीं करते। लोन में डिफ़ॉल्ट करना एक दूसरी ऐसी बुरी बात है जो आगे चल के आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब करती है, और आगे आपको किसी ज़रूरी काम के लिए लोन लेना पड़े तो आपको लोन नहीं मिलता है। तो लोन एक ऐसा मैं कहूँगी खड्डा है जिसमें आप गिरते ही चले जाते हैं और उससे कभी बाहर नहीं आ सकते। हर एक को कोशिश करके लोन न लें, ऐसी स्थिति में रहना चाहिए। होम लोन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेने से आपको टैक्स के फ़ायदे भी होते हैं, उसको लेना हम एडवाइस करते हैं उल्टा, क्योंकि उसके कई फ़ायदे भी हैं और आपको एट द एंड ऑफ द डे आपका खुद का घर हो जाता है बाय द टाइम यू रिटायर। तो होम लोन आप ले सकते हैं, पर आजकल जैसे ये लोन के इतने सारे रास्ते हो गए हैं कि आप गाड़ी लोन पे, टीवी लोन पे, फ्रिज लोन पे, और सब कुछ लोन की ईएमआई पे करने में ही आपका सेविंग, जैसे आपने कहा, ख़त्म हो जाती है। तो ये एक्चुअली हमने जितना लोन लिया उस पर खर्च नहीं होती, उसके इंटरेस्ट महज पे खर्च हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी इंटरेस्ट पे ही को पूरा करते करते आपकी सारी कमाई खर्च हो जाती है। तो लोन से दूर रहना तो बहुत ज़रूरी है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग की एक सबसे अहम अंग है कि आप लोन से दूर रहें। और क्रेडिट कार्ड का यूज़ अगर डिसिप्लिन तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इनफैक्ट हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, ताकि जो फ़ायदे क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको देती है वो भी आपको मिले, और जो आपकी इनकम आपके क्रेडिट कार्ड से यूज़ करने पे खर्च नहीं होती, आपके बैंक अकाउंट में पड़ी रहती, वो भी एक इंटरेस्ट अर्न करती है। दोहरा फ़ायदा होता है उसमें। और अगर आपने लिक्विड फंड में आपकी इनकम पार्क कर दी और जब क्रेडिट कार्ड का आप लोन स्टेट जो भी आपका खर्च भरते हो महीने के एंड में, तो आप एक अच्छा खासा रकम बना सकते हो, जिसको आप एक छोटी ही भली एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग पीरियड में एक वेल्थ बनता है। क्योंकि बूंद बूंद करके आप एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बाय द टाइम यू रिटायर। तो क्रेडिट कार्ड का यूसेज आई ऑलवेज एडवाइस कि आप डिसिप्लिन तरीके से करें, तो ये आपको बहुत फ़ायदे दे सकती है। पर आंख बंद कर करके बिना ज़रूरत की चीज़ों के लिए आप लोन पे वस्तुएं ना खरीदें, ये बहुत ज़रूरी है आपके गुड फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठा करके ही आप अपने बैंक बैलेंस को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो स्वीप अकाउंट के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे हम पूनम जी, क्या होता है ये, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे सेविंग्स बढ़ाने में ये मददगार है? जैसे बैंक में एक फैसिलिटी दी जाती है ऑटो स्वीप की, कि आप एक मैंडेट देते हैं कि एक पर्टिकुलर रकम के ऊपर आप सेविंग अकाउंट में पैसे शिफ्ट कर देंगे एफडी के लिए। नेचुरली एफडी का रिटर्न जो होता है वो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। तो बैंक को अगर ट्रिगर मिलता है कि इनके अकाउंट में, समझो आपने 1 लाख रुपए का ट्रिगर दिया है, 1 लाख से ज़्यादा अगर बैलेंस हो गया तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में चली जाती है, और 1 लाख से कम होते ही वो एफडी रिलीज़ कर दी जाती है। उससे आप ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा कमा सकते हैं। ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि छोटा छोटा करके भी इसमें आप इंटरेस्ट के थ्रू अर्न कर सकते हैं, और जो निवेशक है उसे अपना वक्त नहीं ज़ाया करना पड़ता उसे सेल्फ मॉनिटर करने के लिए, मैन्युअली मॉनिटर करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इसे आप अपना सकते हैं। बैंक के जो भी बैलेंस है उसके साथ आप खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरीके से हम ये चाहते हैं शालिनी कि हर निवेशक अपने पैसे से पैसा कमाए एट ऑल टाइम्स,
उनका पैसा आइडल नहीं होना चाहिए। जब पैसा पैसा कमाएगा तो आपकी कमाई के साथ आपका पैसा पैसा कमा रहा है, तो उसमें आपकी इनकम बढ़ेगी और आप बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, आप हमसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम लगातार हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवाल को हम अपने शो में शामिल करते हैं, उनका जवाब देते हैं। आपका पोर्टफोलियो हम मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा सेविंग्स आपकी बढ़ती रहे, ये कोशिश तो आज के शो के जरिए जारी ही है। पूनम जी, आगे मैं चर्चा को जरूर आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पारिक शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैंने म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आपको मेल किया था इसमें ना, तो मैं जानना चाह रहा था ये निवेश मेरा सही है या इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि मैंने जब से ये आपकी एफडी शुरू की थी 2000 की 5, तो डिफरेंट 5 तरह के मेरे फंड थे, तो वो जब से घट ही रहा है, मतलब बढ़ने की जगह लगभग घट रहा है वो। तो इसमें क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? और कितना वक्त हो गया आपको निवेश करते हुए? लगभग मैडम 24 महीने हुए। ठीक है, पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपके सवाल का जवाब देंगी। पूनम जी, 24 महीने हुए हैं और अभी से फंड का जो प्रदर्शन है उसकी चिंता होने लगी। जाहिर सी बात है, पैसे की हर किसी को चिंता होती है। क्या कहेंगे आप, 24 महीने के अंतराल में अगर अपने पोर्टफोलियो को ये रिव्यू कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है इनके फंड्स खराब हैं, तो क्या 2 साल का वक्त काफी होता है? देखिए, सबसे पहले तो सभी ये समझ लें कि जो इक्विटी एसेट क्लास है जिनमें इन्होंने निवेश किया हुआ है, वो एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें आपको अपना मिनिमम टाइम होराइजन 5 से 7 साल ज़रूर रखना है। आपके जो भी गोल को 5 से 7 साल का समय नहीं है, उस गोल के लिए आप इक्विटी में निवेश ना करें, क्योंकि जो वोलेटिलिटी है मार्केट की वो हमेशा बनी रहती है और वो लॉन्ग पीरियड में ही फ़ायदा देती है। और अभी सिर्फ 24 महीने हुए हैं और आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल में मार्केट में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी कि कोई भी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। और सबसे ज़्यादा मार खाई है वो मिड कैप और स्मॉल कैप ने, जिनमें पारिक जी का पूरा इन्वेस्टमेंट है। खाली एक इनके पास लार्ज कैप फंड है, बाकी सब मिड कैप्स में है। इसलिए इनके पोर्टफोलियो को नेगेटिव होना बहुत जायज़ है और होना ही था वो तो। पर आप घबराएं नहीं, 24 महीने बहुत कम होते हैं। आप अपना होराइजन कम से कम 7 साल का रखें। सारे ही फंड्स आपके अच्छे हैं, ये आपको ज़रूर पैसा बना के देंगे। मगर अगर आप कंजर्वेटिव निवेशक हैं जो 24 महीने में चिंता करते हैं कि इक्विटी ने पैसा नहीं बनाया, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा शिफ्ट करके लार्ज कैप की तरफ लेके जाएं। आपके 5 में से 4 फंड्स मिड कैप के हैं, जो काफ़ी अग्रेसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जिसमें बहुत ही हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क दोनों ही रहता है। और अगर आपका होराइजन 7 साल का 10 साल का नहीं है, तो आप कृपया इक्विटी से निकल के डेट की तरफ रुख कर लें अपना। पर फंड सिलेक्शन आपके अच्छे हैं, अग्रेसिव फंड्स हैं, जो एक टिपिकल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हम रिकमेंड करेंगे, एक ऐसा पोर्टफोलियो है। और 24 महीने में आप रिव्यू ज़रूर करिए अपना पोर्टफोलियो, मगर ये देखने के लिए कि आपकी नीड्स घटी या बढ़ी है कि नहीं। आपके फंड्स को टाइम लगेगा रिटर्न आने में, और SIP का रूट तो बिल्कुल वही है कि आप उसमें कम से कम 5 से 7 साल अपना पेशेंस रखें। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया और थोड़ा पेशेंस रखने की आपको जरूर जरूरत है। पूनम जी, एक और इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विनय कुमार जी हैं, झारखंड से हमें फोन किया। बहुत स्वागत है सर मनीगुरु में आपका। पोर्टफोलियो आपका है हमारे पास, डिटेल में कुछ बताएं, क्या जानना चाहते हैं, सवाल क्या है आपका? मैडम, मैं ये जानना चाह रहा कि पोर्टफोलियो कैसा है, मतलब मेरा टाइम और वही 10 ईयर अप्रॉक्स से, तो कैसा रहेगा? हेलो, ठीक है, आपको 15 साल में 50 लाख रुपए चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो इतनी रकम आपको दे देगा क्या 15 साल में, यही सवाल है आपका? यस यस मैम। ठीक है, पूनम जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, आपके सवाल का जवाब देंगी। क्या कहेंगी पूनम इनके पोर्टफोलियो पर? विनय जी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा सोच समझ के बनाया गया है, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स सारे फंड्स हैं जो अग्रेसिव फंड्स होते हैं, और जो
19,500 की इनकी SIP रकम है और वो 15 साल में 50 लाख उन्हें आराम से दे के जाएगी। बस आपको ज़रूरत है इस पेशेंस बनाए रखने की। हाँ, अगर थोड़ा सा बदलाव करने की इच्छा हो तो अब मैं चाहूँगी कि आप एक लार्ज कैप फंड भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि जो मौजूदा मार्केट है उसमें लार्ज कैप्स भी अच्छा कमा के दे रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। और जो आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ELSS फंड है वो भी एक बहुत अच्छा फंड है, वन ऑफ द टॉप फंड्स इन ELSS कैटेगरी। तो आप सब कुछ देख समझ के अपने रिस्क एपेटाइट को और ज़्यादा समझ के और मौजूदा हालात को समझते हुए एक लार्ज कैप भी इंक्लूड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो अच्छा होगा। अदरवाइज 10 साल के लिए पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, आप इसमें बने रह सकते हैं। चलिए, तो आने वाला वक्त आपको मुनाफा देने वाला ही होगा। सिर्फ आपको समय जितना देना है अपने पोर्टफोलियो को वो देने की जरूरत है। 10 साल कम से कम पूनम ने आपको बताया कि आप अपने फंड्स को दें। और एक बार फिर से सेविंग्स की बात शुरू करते हैं पूनम। जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, जितनी सेविंग्स अभी आपकी है वो और ज्यादा बढ़ोतरी कैसे कर सकती है, इसके ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इमरजेंसी फंड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के सामने कोई परेशानी आ जाती है, इमरजेंसी फंड उनके पास होता नहीं है और जो सेविंग्स उनके पास होती है वो निकल जाती है हाथ से। तो इमरजेंसी फंड की कितनी जरूरत है और रेशियो क्या होना चाहिए? अगर इनकम के लिहाज से हम देखें तो कितना इमरजेंसी फंड हर एक शख्स के पास होना चाहिए? इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करना हर फैमिली के लिए फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। इसे होना ही चाहिए। जब तक आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं होता आप निवेश करने के बारे में सोचे भी नहीं। अब कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके करियर प्रोफाइल के ऊपर। मोस्टली जो नौकरी वाले लोग होते हैं और उन्हें हम एडवाइस करते हैं कम से कम 4 से 5 महीने का जो खर्च है आपका उतना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप हर महीने 1 लाख रुपया खर्च करते हैं तो आपका कम से कम 4 लाख रुपया इमरजेंसी फंड में एट ऑल टाइम्स इन कैश और इक्विवेलेंट टू कैश इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए। या तो उसे आप बैंक में रख सकते हैं सेविंग अकाउंट में, या आप उसे घर में कैश की तरह भी रख सकते हैं, या आप लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं ताकि इमीडिएट लिक्विडिटी हो। अब ये क्यों ज़रूरी है? तो ये इसलिए ज़रूरी है कि नौकरी में कभी भी ऐसे हालात बनते हैं कि आपकी या तो अगर नौकरी से आप चेंज करना चाहें तो आप दूसरी नौकरी ढूंढने में समय लगता है और उस वक्त घर का खर्च कैसे चले, या आप पे कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आपको लंबा समय बिस्तर में रहना पड़े और आपको अनपेड लीव लेनी पड़े, तब आप कैसे घर खर्च चलाएंगे। और या कोई बॉम्बे जैसे या मेट्रो सिटीज़ में हालात सभी जगह खैर हैं कि कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसे हालात आ गए या फैमिली में कोई और बीमार हो गया जिसकी केयर टेकिंग के लिए आपको छुट्टी लेनी पड़ी। इस तरह के तमाम जो इमरजेंसी के हालात हैं उनको आप केयर फ्री मीट कर सकें, और उसके इसे लिए हर इमरजेंसी फैमिली को फंड बनाना जरूरी चाहिए, जैसे कि पूनम जी कह रही हैं। अगला सवाल मैं टैक्स प्लानिंग से जुड़ा हुआ लूंगी पूनम, क्योंकि टैक्स प्लानिंग भी अगर हम ठीक ढंग से करें तो थोड़ी बहुत सेविंग्स तो बढ़ा ही सकते हैं अपनी। थोड़ी बहुत नहीं शालिनी, बहुत सारी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी होता है। इससे आप न कि टैक्स बचाते हैं, दूसरी तरफ आपको टैक्स फ्री इनकम भी मिलती है। जैसे कि PPF जैसा इंस्ट्रूमेंट है उसमें जमा करने से लेके मैच्योरिटी तक कोई टैक्स नहीं लगता है, एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड के ELSS है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उसमें आप डबल डिजिट आपको रिटर्न्स मिले हैं, ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है। और आपको साथ ही ATC की छूट मिलती है तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है। दोहरा फायदा होता है टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट्स में सेव करना, तो आप उसमें भी सोच समझ के करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा वेल्थ बना पाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इस बार जो बजट आएगा उसमें और ज्यादा राहत लोगों को मिल पाएगी, सेविंग्स बढ़ सकेगी और टैक्स में छूट भी लोगों को मिल पाएगी। एक और चीज समझूंगी आपसे, इमोशनल होकर के भी बहुत से लोग शॉपिंग करते हैं, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है और इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है तो मुझे शॉपिंग करनी ही करनी है। और आजकल वैसे भी ऑफर्स इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि चाह कर भी लोग रोक नहीं पाते, खास करके महिलाएं नहीं रोक पाती हैं शॉपिंग करने से। तो कैसे ये जो अनवांटेड शॉपिंग है, ये जो इमोशनल होकर के लोग शॉपिंग कर लेते हैं, इससे बचें? ये तो एक बहुत ही खतरनाक मुद्दा है शालिनी जी जो आपने टच किया कि फीमेल्स आर वेरी इमोशनल बायर्स और वो अपने आप को रोक नहीं पाती। और ये अप्लाई सभी को करता है वैसे, क्योंकि जिस तरीके से सेल पीरियड में चीज़ों का इतना ज़्यादा लुभावना बना दिया जाता है, जबकि ये समझना ज़रूरी है कि ये कहीं ना कहीं हमें डेंट करेगा हमारे सेविंग्स को। तो इमोशनल ना हो और सेविंग के टाइम, स्पेंडिंग के टाइम। और आप हमने जो पहले डिस्कस किया कि प्रायोरिटाइज योर नीड्स,
उस हिसाब से चलेंगे तो आप इमोशनल सेविंग नहीं करेंगे। और अगर आपने अपनी सेविंग्स को पहले ही लॉक कर दिया है और खाली बचे हुए पैसे से आप शॉपिंग करने निकलेंगे तो कभी भी इमोशनल शॉपिंग नहीं करेंगे। और ऑनलाइन शॉपिंग में खतरा सबसे ज़्यादा होता है जहां आप क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से यूज़ करें तो इमोशनल स्पेंडिंग से बच सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब आप सही ढंग से सेविंग्स कर लेंगे तो निवेश जाहिर सी बात है आप करेंगे भी, लेकिन इसमें भी सावधानी रखने की जरूरत है। आपकी जो सेविंग्स है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसके लिए आपको निवेश भी ठीक ढंग से करना होगा। उसके तमाम टिप्स भी हम आपको दे ही रहे हैं। छोटी और लंबी अवधि के लक्ष्य अलग अलग आपको रखना चाहिए। एफडी और लिक्विड फंड में भी रकम डालनी चाहिए, और इसके अलावा इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश अगर आप कर रहे हैं तो अपना जो गोल है वो लॉन्ग टर्म बनाए, और पीपीएफ में भी आप निवेश कर सकते हैं। ये तमाम टिप्स हैं जिससे आपकी जो सेविंग है वो निवेश के जरिए और ज्यादा बढ़ सके। तो आज के मनी गुरु में फिलहाल इतना ही। पूनम जी जुड़िए आप हमारे साथ, और इतनी बढ़िया सलाह दी, क्योंकि सेविंग हर कोई बढ़ाना चाहता है, पैसा बढ़ाना चाहता है। तो ये जो आपने तमाम टिप्स दिए हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।